नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं और 11 बजे के इस खास बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरें। शुरुआत करेंगे वाराणसी से, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी सज चुकी है। 15 जुलाई को पीएम मोदी काशी को देंगे सौगात। बीजेपी ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर की प्रेस वार्ता। सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे बीएचयू हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम। हेलीपैड से सभा स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। सभा में लगभग 5000 बीजेपी कार्यकर्ता और जनता मौजूद रहेगी। 12:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का क्या कुछ कार्यक्रम है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए पीएम नजर आएंगे। साथ ही करीब 1,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कल पीएम मोदी करने वाले हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वासी है वहां के वाराणसी के जो जनता है उसको करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देते हुए नजर आएंगे। और इसी की तैयारियों को लेकर के काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। काशी इस वक्त सज चुकी है, इंतजार है तो अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं काशीवासी, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हर कोई उन्हें अपना मानता है, अपने परिवार का सदस्य मानता है। और इसी की खुशी में काशी के सड़कों को चमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर अलग अलग रंग की लाइटिंग लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी सज रही है, आधा सज चुकी है और कुछ जगहों पर और भी छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी कर रहे हैं तमाम लोग। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो अच्छे खासे इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को यानी कि कल वाराणसी आने वाले हैं। 5 घंटे तक वो काशी में ही रहेंगे। काशी विश्वनाथ धाम घूमेंगे, साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी देखेंगे। सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी और प्रमुख सचिव ने वाराणसी में कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है। पीएम मोदी इस साल पहली बार वाराणसी का दौरा करेंगे कोरोना के बाद। इससे पहले वे पिछले साल देव दीपावली पर काशी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र क्योंकि पहुंच रहे हैं और उसको देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लगभग 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। रुद्राक्ष के अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे पीएम मोदी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा भी प्रस्तावित हो रही है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसकी पुष्टि की है फिलहाल, लेकिन अभी क्योंकि 5 घंटे का कार्यक्रम है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्या जनसभा करेंगे पीएम मोदी या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब बताया जा रहा है कि भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनका जोश बढ़ाएंगे। 2022 में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने, हौसला बढ़ाने पीएम मोदी उनसे बातचीत करेंगे। लगभग आया जा रहा है 1500 से भी ज्यादा करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो वाराणसी कमिश्नरेट में लगी धारा 144। इस बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे और आगामी त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू कर दिया है। 7 सितंबर तक वाराणसी कमिश्नरेट में लागू रहेगी धारा 144। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के और साथ ही जो आने वाले त्योहार हैं उनको ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। यानी कि 4 से ज्यादा लोग अब वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तो सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई यानी कि कल वाराणसी आएंगे। सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं सुबह 11 बजे बीएचयू हेलीपैड पर पीएम पहुंचेंगे। बिल्कुल, करीब 5 घंटे तक काशी में ही रहेंगे पीएम मोदी। पीएम का काशी दौरा है, एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। जापानी डेलीगेसी की मौजूदगी में 550 लोगों से वो बातचीत करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भारत जापान मैत्री का संदेश भी प्रसारित करेंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो पीएम मोदी करने वाले हैं कल काशी में, क्योंकि 5 घंटे वो काशी में रहेंगे। तो ऐसे में बेहद ही अहम उनके इस दौरे को माना जा रहा है और हर
तरफ से अगर देखा जाए, हर एंगल से अगर देखा जाए, तो कोरोना के बाद क्योंकि पीएम मोदी पहली बार वाराणसी आएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है काशी वासियों के लिए भी। आईआईटी मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। एमसी एचविंग यानी कि जच्चा बच्चा केंद्र की सौगात देंगे पीएम मोदी। काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का जो ये दौरा है बहुत ही ज्यादा अहम है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुजीत पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जिस तरीके से ये दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, इस दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी तक आपके पास में? नरेंद्र मोदी का दौरा वाराणसी। तो सुजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वाराणसी में हो रही हैं। एक के बाद एक जो तैयारियां किया जा रहा है, फिलहाल सड़कों को चमकाया जा रहा है और साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है, क्योंकि बोला गया है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल भी ना भूलें। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही सारे कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में मास्क पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सैनिटाइजेशन क्योंकि पहले से ही कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में संक्रमण के जो फैलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। हमारे साथ आकाश यादव वाराणसी से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और सुजीत पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्राक्ष से। सबसे पहले आकाश, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के बाद पहली बार वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि पल के बिछाए लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल कितनी उत्सुकता काशी वासियों में है? जी बिल्कुल, एक लंबे समय के बाद पीएम मोदी खुद वाराणसी में आ रहे हैं। इसके पहले भी 30 हालांकि काफी लंबे समय के बाद आज फिर काशी में होंगे। पीएम मोदी कल 11 बजे बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में रहेंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में 5000 लोग उपस्थित रहेंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कुर्सियां काफी दूर रहेगी। उसके साथ साथ 90 वर्ग फीट की ये पंडाल बनाई गई है। जिस मंच पे प्रधानमंत्री रहेंगे वो आम लोगों से 100 फीट दूर रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के बाद बीएचयू के एमसीएच विंग में जाएंगे, जहां वह लोग हॉस्पिटल का लोग 100 बेड का अस्पताल है। निश्चित तौर पे ये कोरोना काल को देखते हुए, तीसरी लहर को देखते हुए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार दूसरी लहर में बेड की किल्लत पड़ गई थी। तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पीएम मोदी खुद 100 बेड का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद ये रुद्राक्ष जाएंगे, जहां पे रुद्राक्ष जापान और भारत के मैत्री का प्रतीक में 186 करोड़ की लागत से बना दिया गया है। खुद वर्चुअल तरीके से जापान के प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे लोकार्पण के दौरान। हालांकि प्रबुद्ध जो भी लोग भी लगेंगे, लगभग 500 लोग उपस्थित रहेंगे। तो इसके लोकार्पण के बाद वहां एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के आने से पहले भी लगातार एसपीजी कमांडो वहां पे डेरा डाल दी है। वहां पे सैनिटाइजर का भी कार्य किया जा रहा है लगातार, क्योंकि कोरोना काल भी तीसरी लहर आने वाली है। हालांकि पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से आशापुर आरोपी जो 50 करोड़ 17 लाख की लागत से बना दिया गया है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राजघाट से 80 घाट पे चलने के लिए क्रूज और रोरो का हरी झंडी दिखाएंगे। निश्चित तौर पे ये 1583 करोड़ की लागत जो पीएम मोदी काशी वासियों को सौगात करेंगे। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो काशी में अब तक 24 दौरा कर चुके हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सबसे अधिक दौरा बनारस कर चुके हैं। तो इतिहास के पन्ने में इन प्रधानमंत्री का नाम निश्चित तौर पर अंकित हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी के सांसद होने के नाते लगातार अपनी निगाहें काशी पे बनाए रखते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री काशी वासियों को ये सौगात देंगे, जिसमें 68 परियोजनाओं से अधिक जिसका शिलान्यास करेंगे। वही 65 परियोजनाओं से अधिक जिसका माफ कीजिएगा 68 परियोजनाओं से अधिक इसका लोकार्पण होगा, 65 परियोजनाओं से अधिक शिलान्यास होगा। तो निश्चित तौर पर काशीवासी पल के बिछाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। आकाश, हमारे साथ सुजीत भी बने हुए हैं। सुजीत, रुद्राक्ष पीएम मोदी का पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से संबंध दो देशों के बीच में तैयार होंगे? संबंध होंगे। ये रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष प्रधानमंत्री का आना एक बहुत अच्छा होगा। कारण ये है कि प्रधानमंत्री जो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ इसका उद्घाटन करेंगे, और बता दें कि जापानी डेलीगेट भी रहेंगे, उसके साथ वो भी रहेंगे। यहाँ पे लगभग 1200 लोग इस जो सभा स्थल है यहाँ पे बैठ सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, ये रुद्राक्ष है और इसको पूरी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कारण ये
कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी डेलीगेट्स यहाँ पे रहेंगे और लोग यहाँ पे रहने के बाद और जब ये उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, तो इसके बाद जनता के लिए ये खोल दिया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है रुद्राक्ष में हर लोगों के लिए सुविधा है, हर सुविधा है, लोगों को कहीं भी कोई जा सकता है अंदर। और उसके बाद जाने के बाद वहाँ जो भी है सेंसर द्वारा लगाए गए हैं, सेंसर द्वारा ही अंदर जा पाएंगे। आपके पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा कल। और बात की जाए, सैनिटाइजर भी जगह जगह कराया जा रहा है कि कारण ये है कि जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए, ये जो तीसरी लहर आने वाली है उसको देखते हुए पूरी तरह से सैनिटाइजर जगह जगह कराया जा रहा है। जी सुजीता, आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ। हमारे एक और संवाददाता आकाश भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आकाश, कल के कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही काशी पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम की अगवानी भी कल ही करेंगे, लेकिन आज 1 बजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ जाएंगे। हालांकि कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी थे, लगातार अधिकारियों से वार्ता किए, निरीक्षण किए, जहां जहां प्रधानमंत्री का शिलान्यास है या लोकार्पण वाली परियोजनाओं का खुद निरीक्षण किए। उसके साथ साथ अधिकारियों से लगातार स्थिति कमांडो से उन्होंने बात किया कि कोई भी सुरक्षा में लापरवाही ना हो। तो उन्होंने लगातार अधिकारियों से वार्ता की। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। हालांकि पीएम के आने से पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस में रहेंगे, क्योंकि लगातार जब भी पीएम वाराणसी आते हैं तो सीएम उनकी अगवानी ही करते हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो पीएम के काफिले में इतनी सुरक्षा है कि अवैध सुरक्षा मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा सुरक्षा है जो परिंदा भी पर ना मार सके। क्योंकि इसमें एसपीजी कमांडर जो अंतराल सुरक्षा करेंगे, उसके साथ 21 आईपीएस है जो बाहरी सुरक्षा करेंगे। इस बीच आकाश, वाराणसी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, तो ऐसे में बहुत बड़ी चीज है कि सावधानी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को करना होगा बिना किसी प्रोटोकॉल को तोड़े। जी बिल्कुल, अराजक तत्वों को भी चिन्हित किया गया, उसके साथ साथ धारा 144 बनारस में लागू कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये 7 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगा। पीएम के कार्यक्रम के दौरान ही ये धारा 144 बनारस में लागू किया गया, क्योंकि लगातार अराजक तत्व भी हावी हो जाते हैं। इस लिहाजे से थाना प्रभारियों को भी आगाह कर दिया गया है कि कोई भी अराजक तत्व इसकी लिस्ट खंगाली जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए कि कोई भी काफिले के सामने या कोई भी झंडा ना दिखाए या कोई बदतमीजी ना कर पाए। हालांकि पीएम मोदी का अब प्रस्तावित बताया जा रहा है कि रोड शो भी चलेगा। रुद्राक्ष के बाद ये बताया जा रहा है कि रोड शो भी कर सकते हैं पीएम मोदी। इस लिहाजे से लगातार अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार पूरे बनारस का दौरा कर रहे हैं। जी सुजीत, आपके पास हम आना चाहेंगे, जिस तरीके से आप इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद है, वहां की तैयारियां क्या क्या है? इस बीच रोकना चाहेंगे सुजीत आपको जवाब देने से, क्योंकि सीधे लिए चलेंगे गोरखपुर। क्या कुछ कहना है सीएम योगी का, वो तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। तो पीएम मोदी का आज काशी दौरा है, और माफ कीजिएगा कल काशी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई को। और ऐसे में उसको देखते हुए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे को लेकर काशी सज चुके। कृतिका, काशी से प्रधानमंत्री का एक अलग ही लगाव है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, इसीलिए वो 1000 से भी ज्यादा की परियोजनाओं को अपने साथ लेकर आ रहे हैं तोहफे में, जो वो काशी को दे सके, जिसको देखते हुए काशी पूरी तरह से सज चुकी है। तो कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 16 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने संज्ञान लिया है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर इससे पहले ही कहा था कि इसकी इजाजत तो है, यात्रा निकालने की अनुमति दे दी थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी। यूपी सरकार ने आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता की है, और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई है। और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आसपास के राज्यों की तरफ से बातें सामने आती हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरियाणा और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब में भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं सीएम योगी कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति है, लेकिन पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ।
और लेकिन अब वहीं जहां उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति दी गई है कोविड प्रोटोकॉल के साथ में, वो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। और इसी पर अधिक जानकारी लेने के लिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इसको हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ निकालने की इजाजत दे दी गई, लेकिन वहीं उत्तराखंड में इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में बेहद अहम मानी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से कांवड़ यात्रा को पूरे एक तरह से शान शौकत के साथ, पूरी भव्यता के साथ योगी सरकार ने निकाला। यहां तक कि कोर्ट की जो है गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के भी सरकार ने कांवड़ यात्रा को भव्य स्वरूप दिया। अब चूंकि पिछले बार भी कांवड़ यात्रा बाधित हुई थी और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को निकालने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड ने अब इस पर जो है बाधा डाल दी है। उत्तराखंड ने कह दिया है कि थर्ड वेव को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट जो है वहां पर उत्तराखंड में कुछ केसेस सामने आए हैं, उसको देखते हुए वो कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं देंगे। वो अपने आप में बेहद अहम है कि बगैर हरिद्वार जाए कांवड़ यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक वहां से गंगा का जल नहीं आता। ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे कांवड़ यात्रा कराएगा। लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक भी यूपी सरकार पर चला है और थर्ड वेव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए पूछा है कि आखिर ये जो है, इस पर सवाल किया गया है कि आखिर कांवड़ यात्रा क्यों कराई जा रही है। अगली जो तारीख है वो 16 जुलाई मुकर्रर की गई है। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से कन्विंस करती हैं। ओवरऑल केसेस के लिहाज से ये कहा जाएगा सरकार की तरफ से कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो केसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और हम को इजाजत देने की सोच रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि दखलंदाजी दे दी है तो अब एक बहुत बड़ी चुनौती यहां सरकार के सामने हो गई है कि कराएं या फिर नहीं कराएं कांवड़ यात्रा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्या रहता है, यह बेहद अहम होगा। जो वो जवाब दाखिल करेंगे, वो जवाब क्या दाखिल करते हैं, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। 16 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अपना जवाब दाखिल करेगी कि क्यों उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए इजाजत दी है, किस तरह एहतियात बरते जाएंगे, कैसे थर्ड वेव के खतरे से बचा जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के केसेस में तेजी के साथ कमी आई है, उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से उसको नियंत्रित किया है, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा से एक बार फिर खतरा बढ़ सकता है। इसको एहतियातन साफ तौर पर कहा गया कि बगैर RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट के आप कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। लिमिटेशंस को भी जो है सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि हम इतनी कांवड़ को इजाजत देंगे या उसमें एक कांवड़ में इससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे, उसको हम इजाजत देंगे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ एफिडेविट दाखिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। तो अब कांवड़ यात्रा पर संशय बरकरार है, होगी या नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। चार्टर्ड अकाउंट के भेष में भू माफियाओं का आतंक वहां देखने को मिला है। सीएम की एंटी भू माफिया टीम को दिखाया जा रहा ठेंगा और अफसरों की मिलीभगत से कानून को ठेंगा इस वक्त दिखाया जा रहा है। धोखाधड़ी कर जमीन को अपने नौकर के नाम करवाने का आरोप इस वक्त लगा है और वहीं पीड़ित ने पीएम और सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। भू माफिया रोशन लाल से खुद को बताया जान का खतरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भू माफिया ने झांसा देकर ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर करवाया था, तो पीड़ित ने पीएम और सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के भेष में भू माफिया का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से माफिया कैसे घूम रहे हैं। क्या इनके अंदर प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। भू माफिया रोशन लाल से खुद को बताया जान का फिलहाल उसने खतरा और भू माफिया ने झांसा देकर ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर करवाया था। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी से ये खबर इस वक्त सामने आती है जो कहीं ना कहीं
भू माफियाओं को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। पीड़ित ने पीएम और सीएम से हालांकि न्याय की गुहार भी लगाई है और साथ ही पीड़ित ने रोशन लाल से खुद को जान का खतरा भी बताया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अवध जायसवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जिस तरीके से भू माफियाओं का ये पूरा आतंक देखने को मिल रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के भेष में कहीं ना कहीं भू माफिया नजर आ रहे हैं और ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर भी पीड़ित का ले लिया जाता है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो भूमाफिया हैं उनका आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक दलित युवक की जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि उसको सरकारी आवास का झांसा देकर और उसको लखीमपुर तहसील में उसका मुख्तारनामा कराया जाता है, जबकि जमीन उसकी सीतापुर में है और उसके मुख्तारनामा के अपने स्टेट के नाम बैनामा मुख्तारनामा कराने के बाद सीतापुर तहसील में जाकर उसका बैनामा करा लिया जाता है। और आज वो जो दलित युवक है वो अपनी जान का खतरा बताकर न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन इन सबके बीच अवध, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है? क्या अभी तक मालूम पड़ पाया है कि आखिर वो लोग कौन थे जो इस तरीके से सिग्नेचर करवाकर इतने सारे पैसों की ठगी कर गए? आपको बता दें, लखीमपुर के एक शहर में एक चार्टर्ड अकाउंट है जिस पर आरोप लगाया है उसने, रोशन लाल अग्रवाल। इसने पहले से कई जमीनें यानी इस तरीके की फर्जी बैनामा कराकर और फर्जी तरीके से काम कर रहा है। इससे पहले भी कई शिकायतें हुई लेकिन प्रशासनिक अफसरों ने कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि एक दलित युवक की एक बार फिर वो जो प्रॉपर्टी डीलर है इसकी ठगी का शिकार हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवध इस तमाम जानकारी के लिए। तो अफसरों की मिलीभगत से कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। धोखाधड़ी कर जमीन को अपने नौकर के नाम करवाने का भी आरोप है।